नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम यात्रा की बात करने वाले हैं, खास तौर पर भारत सरकार की ओर से विभिन्न देशों की यात्रा पर गए प्रतिनिधि मंडल के बारे में। उससे पहले हम यात्रा की तारीखों की बात करते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है। फिर 7 मई को आतंक का जवाब देने के लिए भारत की ओर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक की जाती है। इसके बाद 8, 9 और 10 को भारत पाक के बीच में बढ़े हुए तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई करती है और 10 तारीख को सीज फायर का ऐलान होता है। फिर आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को, इस संदेश को विश्व भर में पहुंचाने के लिए भारत की ओर से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजे जाते हैं। 7 इस तरह के प्रतिनिधि मंडल भेजे गए हैं और इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप माथुर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जो भी हमने तारीखों की यात्रा की, इससे एक सवाल जो इस वक्त सबसे पहला मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि क्या आवश्यकता हुई प्रतिनिधि मंडल को भेजने की? देखिए माधुरी जी, इस प्रतिनिधि मंडल की बात करने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2 तरह के प्रयास होते हैं। युद्ध जो होता है वो एक अंतिम प्रयास होता है, अंतिम आप कह सकते हैं कि उसको अंतिम कार्रवाई होती है। उससे पहले कूटनीति प्रयास किए जाते हैं जब भी कभी देशों में तनाव होता है या कोई समस्याएं होती हैं। तो जब कूटनीति फेल होती है तो फिर युद्ध नीति पे काम किया जाता है। भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और हमेशा ही उसने कूटनीति से ही बात को सुलझाने की कोशिश की है। चाहे तो चारों युद्ध हो, चाहे 48 का युद्ध हो भारत पाकिस्तान के साथ में, या 65 का हो, 71 का हो, या 99 का हो, भारत ने हमेशा बातचीत करके उस मामले को शांत करने की कोशिश की। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पड़ोसी इस तरह की नीति रखता है क्योंकि उसको ये मालूम है या उसको एक ये समझ में आ गई उस युद्ध के बाद में कि हम युद्ध से या सीधी वार से जीत नहीं सकते, तो उसने छद्म युद्ध करना शुरू कर दिया। अब छद्म युद्ध का हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो संसद पर हमला हुआ, या पहलगाम हमला हुआ, या उड़ी का हमला हुआ। भारत ने इन तीनों हमलों के बाद में कूटनीति के तहत पाकिस्तान के साथ से बातचीत करने का हमने प्रयास किया। हमने डोजियर भेजे, जो भी इस तरह के कूटनीतिक प्रयास होते हैं वो हमने पूरे किए, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आया और फिर उसने पहलगाम हमला किया। पहलगाम हमला करने के बाद में हमने उसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। लेकिन भारत को अब तक इस 35 साल के छद्म युद्ध से ये बात समझ में आ गई थी कि युद्ध नीति के साथ साथ हमें और भी प्रयास करने होंगे। तो यही प्रयास है कि भारत ने अपनी बात को रखने के लिए, अपने आप कह सकते हैं कि जो हमने किया अपने मैसेज को देने के लिए, हमने प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजे। ये वो देश हैं जो विश्व में अपना प्रभाव रखते हैं, अलग प्रभाव रखते हैं। अगला सवाल मेरा ये था कि भारत ने इन देशों को क्यों चुना? जैसे हमने देखा 33 देशों को चुना है, तो इन देशों को क्यों चुना भारत ने? देखिए, भारत ने प्रतिनिधि मंडल जो भेजे हैं वो देश में तो भेजे ही हैं, साथ में थिंक टैंक से भी बात करने की, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन जो बड़े संगठन है उनसे भी बात करने की। ऐसा नहीं कि देशों में भेजा। तो इन सबका ये है कि ये वो कंट्रीज हैं या ये वो संगठन है या ये वो ग्रुप्स हैं जो कि अपना नैरेटिव सेट करते हैं और अपने देशों का नैरेटिव सेट करते हैं, अपने समर्थकों का नैरेटिव सेट करते हैं। तो भारत अब एकला चालों की नीति पर नहीं करके पूरे विश्व के साथ चल के पाकिस्तान की घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ। अब आप देखिए वाशिंगटन, आप देखिए मॉस्को, आप देखिए ब्रुसेल्स, आप देखिए हंगरी, ये यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज तो हैं। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक आज के हालात में जो अरबियन कंट्रीज हैं उन्हें भी उन्होंने साधने की कोशिश की, क्योंकि अब जो इकोनॉमी जिस तरह की डेवलप हो रही है उनका फायदा जो है वो गल्फ कंट्रीज जो है वो एक नए तरह से नई इकोनॉमी उभर के आ रही है, तो उनको भी साधने की कोशिश की। क्योंकि भारत के साथ तो उनका लिमिटेड जो है संपर्क है, लेकिन उनका यूरोपियन कंट्रीज से या अमेरिकन कंट्रीज से उनका डायरेक्ट लिंक होने जा रहा है, तो वो एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं भारत के मध्यस्थता की या भारत के समर्थन की। तो भारत ने जो भी देश चुने हैं वो ऐसे देश हैं जिनका पूरे विश्व में प्रभाव है। जी बिल्कुल। और इससे एक सवाल और निकलता है कि क्या हमने पहले भी इस तरह के डेलीगेशंस भेजे हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए 1994 के अंदर हमें एक बड़ा चौंकाने वाला भारत सरकार का कदम हमें सामने आया था कि 1994 में जेनेवा के अंदर जो मानवाधिकार परिषद है यूएन की, उसमें पाकिस्तान ने कश्मीर को लेकर, मानवाधिकार को लेकर कश्मीर के संदर्भ में सवाल उठाए थे और एक प्रस्ताव लेके आए थे जिसमें ऐसा लग रहा था कि भारत उसमें अपना नैरेटिव सेट नहीं कर पाएगा और हम हार सकते हैं।
उसको लेकर भारत में बड़ी हलचल हुई। और ये एक तरह देखा जाए तो हम उस पे कोशिश कर रहे थे कि हम उस पे क्या करें, किस तरह का प्रयास करें। तो किसी ने सुझाव दिया वहां कि भाई हमें एक प्रतिनिधिमंडल भेजना चाहिए। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, उन्हें ये बात पसंद आई और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए, उस समय विपक्ष नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक सर्वदलीय जो दल है वो यूएन भेजा। और आप देखिए उसका असर ये रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होते हुए उन्होंने भारत के पक्ष में इतनी मतलब जोरदार बहस वहां की और इतना बड़ा पक्ष रखा कि वो प्रस्ताव बुरी तरह गिरा और पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई। तो ये सर्वदलीय जो प्रतिनिधि मंडल है उसका महत्व तो आज से 30 साल पहले भी था। तो ये एक बार हो चुका है इस तरह का। जी, तो इसी तरह से जो अब इस बार हमने जो सर्वदलीय हमारा प्रतिनिधि मंडल भेजा है उसमें कई तरह के लोगों को शामिल किया है, हमने नेताओं को लिया है। इसके साथ में बहुत सारे हमने जो हमारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स थे या एम्बेसडर रहे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी हमने शामिल किया है। तो क्या हम हमारा जो मैसेज है वो हम स्ट्रांगली कन्वे कर पा रहे हैं इसके थ्रू? बिल्कुल करवा रहे हैं। कि क्या है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबकी यहाँ बोलने की स्वतंत्रता है, हर तरह की स्वतंत्रता है। तो भारत के लिए जो विश्व का सोच है वो ये है कि यहाँ राजनीतिक प्रयास जो हैं वो इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते कि यहाँ सबकी अलग अलग सोच है। तो इस तरह का हमने ये जो प्रयास किया है ये राजनीतिक सोच से ऊपर हमने उठ के प्रयास किया है। और आप देखें जिस तरह के बयान आज आ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के शशि थरूर हैं या असदुद्दीन ओवैसी हैं या सलमान खुर्शीद हैं, वो जिस तरह के बयान गा रहे हैं उनमें कहीं भी ये नहीं देखा जा रहा है कि वो एक तरफा कांग्रेसी या किस तरह का वो विपक्ष की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं। वो एक भारत के प्रतिनिधि के तौर पे वो बात रख रहे हैं। तो ये एक सफल प्रयास है। जहां तक सोच की बात है कि किस तरह से उनको रखा गया है, बिल्कुल सही है कि इसमें राजनीति को भी रखा गया है, इसमें पुराने ब्यूरोक्रेट्स को भी रखा गया है, जानकार जो हैं पुराने जो विश्व की राजनीति से परिचित उनको रखा गया है। देखिए ये इसलिए रखा गया है कि हर देश की अपनी अपनी सोच होती है, हर देश का अपना अपना नैरेटिव होता है। तो कोई देश किस तरह से बात करता है, कोई देश किस तरह से बात करना पसंद करता है, किसी की सोच किस तरह से होती है। तो ये जो लोग हैं वो लोग हैं जिन्होंने उन देशों का अध्ययन किया पहले, और अध्ययन करने के बाद हमें अपनी बात किस तरह से रखनी है उसके आधार पर। कोई राजनीतिक है तो वो कहीं राजदूत रह चुका है तो उसको ये मालूम है कि आज मैं किसी यहाँ राजदूत रहा हूं तो मुझे 4 देश और भी देखने हैं, तो उनका मुझे नैरेटिव मालूम पड़ता है कि उनकी सोच मालूम चलती है कि वो किस तरह से बात करना पसंद करते हैं। हम अपनी बात को किस तरह से रखेंगे उनको कि हमारी बात उनके समझ में आ जाए। तो इस तरह से उन्होंने चारों तरफ से जो विशेषज्ञ लोग हैं इसमें राजनीतिक सोच से ऊपर उठ के जो है इसमें व्यक्तियों का चयन किया गया है। और ये भारत की जो वन भारत वन मैसेज और वन ओपिनियन की जो पॉलिसी है, हमारा देश एकजुट है, क्या इसका एकता का संदेश भी जब हमने डेलीगेशन भेजा इसके जरिए एकता का संदेश हम दे पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जब सर्वदलीय बात आ गई इसका मतलब भारत में राजनीति जो है वो अंदरूनी मामला है। हम बाहर जा रहे हैं तो हम भारतीय हैं, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आए हैं। तो आज यदि शशि थरूर कांग्रेस की बात ना करके या कांग्रेस का पक्ष न रख के भारत की बात करते हैं तो हमारा जो मंतव्य है उस प्रतिनिधि मंडल को भेजने का वो सफल हो जाता है। एक तो ये हम प्रतिनिधि मंडल वाली हमने बात की, क्या इसके अलावा भी और किन्हीं माध्यमों के जरिए हम भारत का नैरेटिव सेट कर सकते हैं? क्या और तरीके हो सकते हैं? देखिए सबसे बड़ा प्रयास तो होता है बातचीत का, जो हम कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा बाजार है। आज हम किसी भी देश को प्रभावित कर सकते हैं हमारे बाजार के साथ में। तो आज पूरा विश्व जो है भारत के साथ काम करने को, उसके साथ सहयोग करने को तैयार है। वो इसलिए नहीं है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है या भारत बहुत प्राचीन देश है, ये सनातनी देश है, ऐसा नहीं है। भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। तो हम किसी इकोनॉमी या हम किसी अमीर आदमी के साथ में या अमीर संस्थान के साथ में जुड़ते हैं तो हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। तो भारत का ये प्रभुत्व जो है वो एक बहुत बड़ा नैरेटिव पूरे वर्ल्ड में कर। तो यदि भारत चाहे तो ये भी एक तरीका हो सकता है किसी को प्रभावित करने का, व्यापार बढ़ाने का, व्यापार को कम करने का, उससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन बातचीत, ये जो कूटनीतिक प्रयास है जो है वही प्राथमिकता भारत मेरे ख्याल से देगा आगे भी उसको। एक सवाल यहीं पे इससे आता है कि क्या मई के पहले पखवाड़े में जो भी हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ जिसके अभी हमने जिक्र किया, इसके बाद क्या पूरे विश्व का जो भी नजरिया था, जैसे आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एग्जाम्पल दिया, तो क्या उसके जरिए अब जो विश्व का जो नजरिया है उसे भी बदलने में बहुत बड़ा ये कारगर साबित होगा? देखिए सर्वदलीय जो भेजा है हमने प्रतिनिधि मंडल, उसका काम ही यही है क्योंकि भारत अब न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारा नैरेटिव चेंज हो गया है, हमारा दृष्टिकोण चेंज हो गया है। अब ये तय कर लिया है हमने कि अब हम जो है शांति की बात तो करेंगे, लेकिन कोई हमें आक्रमण करेगा या कोई हमारे पर दबाव देने की कोशिश करेगा तो हम तत्काल उसका रिएक्ट करेंगे।
जी, जितने भी ये 7 प्रतिनिधिमंडल जो भेजे हैं, इनके जरिए भारत क्या संदेश देना चाहता है पूरी दुनिया को? मैं जैसा सोचता हूं कि भारत इस प्रतिनिधिमंडल के जरिए करीब 5 संदेश जो हो सकते हैं वो दे सकता है। पहला संदेश तो ये है कि अब आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। जीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि इसमें हम बताएंगे कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आतंकी जो ठिकाने थे और आतंकी गुट हैं उनके खिलाफ था, ना कि पाकिस्तान के खिलाफ। जैसा कि पाकिस्तान नरेट करता आ रहा है कि भाई ये हमारे ऊपर हमला किया, जबकि ऐसा नहीं है। हम ये विश्व समुदाय को ये बताने जा रहे हैं इस प्रतिनिधिमंडल के जरिए कि हमारा निशाना केवल और केवल आतंकी गुट है, आतंकी ठिकाने हैं, पाकिस्तान नहीं है। दूसरा, इसी कारण हमने जो कार्रवाई की वो नपे तुले जो ठिकाने थे उन पे किए, ना कि निर्दोष नागरिकों के ऊपर। तो पहला तो ये है कि अब जीरो टॉलरेंस है कि हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम डॉजियर या और कोई बातचीत का जरिया नहीं करेंगे, हम हमले का जवाब हमले से देंगे। दूसरी चीज ये है कि ये संदेश देना चाहते हैं कि ये विश्व समुदाय को बताएगा प्रतिनिधिमंडल कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का समर्थक है। तो हमने कुछ सबूत भी दिए हैं और हमारे विदेश सचिव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत बताए थे। ऐसे ही कुछ और सबूत हमने प्रतिनिधिमंडल को दिए हैं जो कि वहां जाके बताएंगे और ये बताएंगे कि भाई जो पहलगाम हमला था या उससे पहले भी जो हमले हुए थे वो पाक समर्थित जो आतंकवादी गुट हैं उन्होंने ही किए। एक हमने ये इस पर संदेश देना चाहा। तीसरा यह है कि भारत जो है जिम्मेदार देश है और संयमित देश है। हमने जो सैन्य कार्रवाई की, हमने केवल और केवल जो आतंकी ठिकाने थे उन्हीं पे निशाना बनाया हमने। और जब पाकिस्तान ने उसको रोकने का आग्रह किया हमें, ये बहुत सोचने वाली बात है कि भारत को आग्रह किया पाकिस्तान ने, ना कि किसी और देश ने। और हमने पाकिस्तान का आग्रह मानते हुए, संयम दिखाते हुए हमने वो हमला रोक दिया, सीज फायर किया हमने। चौथा जो है कि अब आतंकवाद के खिलाफ जो है विश्व को एकजुट होना चाहिए, एकजुट होना पड़ेगा। जी, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, ये बहुत बड़ा संदेश है। तो उसमें यह है कि हम जहां जा रहे हैं वहां ये सांसद जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है आतंकवाद के खिलाफ आपको खुल के सामने आना पड़ेगा। अब भर्त्सना करने से या किसी को डांटने से या किसी को कहने से कुछ नहीं होगा। अब उसके ऊपर आपको उसका मुकाबला करना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, कमर तोड़नी पड़ेगी आतंकवाद की। क्योंकि ये एक देश का मामला नहीं है। यूरोप भी इससे परेशान है, उससे अमेरिका भी परेशान है, उससे लैटिन अमेरिकन परेशान है और एक तरह से देखा तो चीन भी परेशान है। हाँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से चीन भी परेशान है। तो पूरा विश्व ही जो है इस आतंकवाद से परेशान है। तो अब भारत को ही नहीं, सारे देशों को इसमें एकजुट होना पड़ेगा। आतंकवाद को अब युद्ध की तरह देखना पड़ेगा। मतलब अब भारत अकेला कार्रवाई नहीं करेगा, अब पूरे विश्व को इसमें शामिल होना पड़ेगा। और पांचवा जो है सबसे जरूरी है कि अब हमने पाकिस्तान को लेकर हमारी नीति बदल दी है। ये विश्व को हमको बताना पड़ेगा। अब डोजियर वाली नीति नहीं है, बातचीत वाली नीति नहीं है, अब हमारे बात करने का तरीका बदल गया है। तो ये संदेश जो है हम विश्व को देने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमें जिस समर्थन मिल रहा है जिस तरह से, तो उससे लग रहा है कि हमारा ये प्रतिनिधिमंडल भेजने का जो हमारी कूटनीतिक प्रयास थे वो सफल होने जा रहे हैं। और क्या आपको लगता है कि इससे क्या पाकिस्तान को भी कोई संदेश मिल रहा है, कड़ा संदेश? देखिए, पाकिस्तान को कड़ा संदेश तो हम दे ही चुके सिंदूर के जरिए। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हम दे चुके। क्या है कि पाकिस्तान पिछले 35 साल से, जब से इसने छद्म युद्ध शुरू किया है, तब से एक नीति पाकिस्तान ने अपनी बना रखी है कि अपने आप को पीड़ित होके पेश करना ताकि सहानुभूति मिले। तो हम सैन्य बल में से तो उससे आगे थे, हम इकोनॉमी में आगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे विश्व से हमें इस चीज का समर्थन नहीं मिल पा रहा था कि जो पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा था वो गलत है या सही है। लेकिन भारत ने अब इसको लेकर भी अब काम करने का प्रयास शुरू कर दिए हैं और ये प्रतिनिधिमंडल भेजने का उसका ही एक हिस्सा है कि अब हम भी अपना जो न्यू नॉर्मल नैरेटिव है उसको हम विश्व को बताना चाहते हैं कि भारत अब शांत तो है, अभी भी है, संयमित भी है, लेकिन यदि हमला होगा तो हम जवाब देंगे, कड़ा जवाब देंगे। जी सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे इतनी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी जयपुर के समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत विशेष कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।